लोगों ने अभी जितना भी सिविल सर्विसेज से संबंधित इतिहास है या उसकी जो ब्रिटिश कालीन देन है उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसका जो दूसरा प्रमुख भाग शुरू होता है वो है भारत के संविधान के अंतर्गत जो वर्णित किया गया है, अर्थात उसमें जिन बातों का जिक्र है, जिस तरह से हमारी सिविल सर्विसेज की स्थापना होती है, उसके विभिन्न सदस्यों या पदाधिकारियों और आयोग की स्थापना होती है, उनकी सेवा शर्तों का निर्माण किया जाता है, उनको बनाने उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, वेतन भत्तों इत्यादि से संबंधित जो हैं वो सारी बातें जो संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई हैं उसको प्रारंभ करते हैं। तो इतिहास जो है वो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाग 14 में दिया गया है ये पूरा का पूरा विषय, और इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक के विषय हैं। और इसमें तीन तरह की सर्विसेज की बात है, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, जो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दी। वो है, पहली है आपकी केंद्रीय सर्विसेज, केंद्रीय सेवा जो भारत सरकार के अधीन होती है और वह भारत सरकार के विभिन्न विभागों में ही नियुक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरी है अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उनकी सेवा शर्तें, उनके वेतन भत्ते या अन्य प्रकार के नियम कानून जो हैं वो बनाने का अधिकार जो है वो भारत सरकार को होता है, लेकिन वह राज्यों के कैडर में काम करते हैं। तो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो और आईएफएस हो, यह तीनों जो लोग हैं, तीनों पदधारी जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं इसके, वह राज्यों के अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन इनसे संबंधित समस्त अधिकार या शक्तियां किसके पास होती हैं? भारत सरकार के पास और राष्ट्रपति के पास होती है। तीसरी है प्रांतीय सेवा। प्रांतीय सेवा का तात्पर्य यह है जो राज्यों की सर्विसेज है, राज्यों की प्रशासनिक सेवा है, राज्यों की पुलिस सेवा है, राज्यों की अन्य सेवाएं हैं जो राज्यपाल और राज्य सरकार के अधीन होती हैं। मुख्य रूप से जिनको नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा दी जाती है वह प्रांतीय सेवाएं कहलाती हैं। तो इन्हीं का जो प्रावधान है उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम आयोगों की बात करें तो ये खासतौर से अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत प्रमुख अनुच्छेद है, अक्सर प्रश्नों में आता है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो ध्यान रखिए आर्टिकल 315 के अंतर्गत होता है। इसमें तीन तरह के आयोग की घोषणा की बात की गई है। एक है आपका संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी कह सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जिसकी स्थापना, जिसके निर्माण, जिससे संबंधित अधिकार शक्तियां जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के अधीन हैं। दूसरा है राज्यों के लोक सेवा आयोग, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनकी समस्त प्रकार की अधिकार शक्तियां, निर्माण, गठन इत्यादि जो है वो सब राज्यपाल के अधीन होता है। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्य अगर तय करते हैं कि हम अपना अलग राज्य लोक सेवा आयोग न गठित करके एक संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित करेंगे, दो राज्यों की विधानसभाएं तय करती हैं, तीन राज्यों की विधानसभाएं तय करती हैं, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में या जो राज्यों की विधानसभाएं जो हैं वो तय कर दें तो वहां पर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करने का अधिकार किसके पास चला जाता है? वो चला जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर तीन तरह के लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णित किए गए हैं। एक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो राष्ट्रपति के अधीन जाता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग जो राज्यपाल के अधीन जाता है, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग जो राष्ट्रपति के अधीन जाता है। ये तीनों का ही वर्णन अनुच्छेद 315 में एक साथ किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग अनुच्छेद नहीं बनाए गए हैं, एक साथ ही इन तीनों का वर्णन कर दिया गया है हमारे संविधान में। दूसरा विषय यह है कि सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। सीधा सा मतलब है, इतने पे ही ध्यान दे दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसे सदस्य जो कम से कम 10 वर्षों तक संघ या राज्य की किसी सेवा में कार्य कर चुके हैं, अर्थात भारत सरकार के अधीन कार्य कर चुके हैं, उनको 10 वर्ष या उससे अधिक का कार्य करने का अनुभव है भारत सरकार के अधीन किसी विभाग में, ऐसे व्यक्तियों को ही संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राज्यों के राज्यपालों के पास होता है, और वो ऐसे व्यक्ति जिनके पास राज्यों में कम से कम 10 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव होता है, तो उनको यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, और इनके लिए भी वही योग्यता है कि कम से कम 10 वर्षों तक उन्होंने भारत सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो। तो इन सभी से संबंधित जो विषय हैं वो इस इतने सी जरा सी जगह में आप समझ सकते हैं, पूरा का पूरा हो जाता है। तो नियुक्ति ध्यान रखिएगा, इसमें सभी में एक एक सदस्य, एक एक अध्यक्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7 से लेकर 10 तक हो सकती है, हालांकि मुख्य रूप से 7 होती है। राज्यों में 1 और 6 का स्वरूप अपनाया जाता है, ज्यादातर राज्यों में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, और संयुक्त में भी कुछ ऐसा ही राज्यों की तरह अपनाया जाता है। अगर हम पदावधि की बात करें कि पदावधि क्या होती है, तो पदावधि की अगर हम बात करते हैं तो संघ के स्तर पर जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखिएगा, संघ स्तर पर कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, अध्यक्ष और सदस्य, उनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65, जो भी इन दोनों में पूरा हो जाएगा उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति रिटायर कर दिया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष का फार्मूला अपनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष, और इन दोनों में से जो पूरा हो जाएगा उस आधार पर संबंधित व्यक्ति रिटायर कर दिया जाएगा। 62 वर्ष इसलिए रखा गया है कि ये जब प्रमोट होते हैं तो हो सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाए और उनको वहां कार्य करने का भी अनुभव प्राप्त हो सके, या अनुभव प्राप्त, या हम ये कहें कि संघ लोक सेवा आयोग में कार्य करने के लिए उनके लिए समय बचा रहे, इसलिए ये ऐसा किया गया है। अब वेतन भत्तों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, वेतन भत्ते जो हैं वो आर्टिकल 322 में दिए गए हैं। 322 में संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनको वेतन भारत की संचित निधि से, और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनको राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते प्राप्त होंगे, पेंशन प्राप्त होगी। तो संघ के हैं तो संघ से, राज्य के हैं तो राज्य के, संयुक्त हैं तो संघ के, ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त हैं तो उसके लिए फिर संघ की स्थितियां बनेंगी। सदस्यों को हटाया जाना अनुच्छेद 317 में दिया गया है। सदस्यों को हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है कि सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जाएगा, और सदस्यों को हटाने की विशेष प्रक्रिया का न देना का मतलब ये है कि बहुत सरल प्रक्रिया अपनाए जाने की स्थिति बनाई गई है। सरल प्रक्रिया का मतलब ये है कि जब हम संघ की बात करते हैं, संघ स्तर की, तो एक देखिए, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसको आपको डिटेल बताता हूं कि जब ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो ब्रिटिश काल की स्थिति में ब्रिटेन की तरह ही जो राष्ट्रपति का, जैसे हम प्रसाद पर्यंत देखते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल के लिए देखते हैं, राज्यों के राज्यपाल के महाधिवक्ता के लिए राज्य के राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत देखते हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति इनके लिए भी है कि यह जो सदस्य होते हैं वो ब्रिटेन में, जब ब्रिटिश सेवाओं में हम देखते हैं तो वहां पर हमको प्रसाद पर्यंत की स्थिति देखते हैं, और जो राजा हैं उनके अधीन ये लोग कार्य करते हैं, और राजा जब चाहें उनकी स्थिति के आधार पर उनको हटा सकते हैं, कुछ नियम होंगे उनके आधार पर। यहाँ पर भी यही है कि इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत आवश्यक है और राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत आवश्यक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जिसे कहें वो आवश्यक है। लेकिन जो अनुच्छेद 311 है वो इनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। जितनी भी सिविल सेवा सर्विसेज के सदस्य हैं, चाहे वो राज्य के हों चाहे वो संघ के हों, उन सभी को अनुच्छेद 311 संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस संवैधानिक सुरक्षा के आधार पर अगर ऐसे पद जो एक नियम से हटाए जाते हैं उनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं हटाया जा सकता है। जो पद सीधे हटाए जा सकते हैं, पदधारी व्यक्ति हटाए जा सकते हैं, केवल उन्हीं को हटाया जा सकता है जिनको घोषित किया गया है। सिविल सर्विसेज में जितने लोग हैं उनको भी प्रसाद पद पोस्ट से हटाया जा सकता है, सर्विस से नहीं हटाया जा सकता, ये ध्यान रखिए।
अनुच्छेद 311 जो कहता है वो सर्विस से हटाया जाना नहीं कहता है, वो केवल पद से हटाया। पद में ट्रांसफर हो सकता है, पद में प्रमोशन हो सकता है, पद में डिमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रसाद पर्यंत हो सकता है, लेकिन सर्विस से नहीं हटाया जा सकता। सर्विस से हटाने का एक बाकायदा प्रोसेस होगा। और दूसरी स्थिति जो है, इस सर्विस में जितने सदस्य हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है, लेकिन लोक सेवा आयोगों में जितने सदस्य हैं उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होंगे उनके लिए विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। विशेष प्रक्रिया क्या होगी? वो इस्तीफा दे सकते हैं अनुच्छेद 317 के अंतर्गत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कदाचार का मामला है और कोई असमर्थता का मामला है, ये दोनों कोई मामले हैं, चाहे वो आपका कदाचार का मिसबिहेव का मामला हो, असमर्थता या इनकैपेसिटी का मामला हो, इन दोनों में से कोई भी विषय। कदाचार का मामला कैसे हो सकता है? कदाचार का मामला कुछ ऐसे समझिए कि उस व्यक्ति ने परीक्षाओं में भ्रष्टाचार किया है, जैसा विभिन्न राज्यों में हमको अक्सर दिखाई पड़ता है, आंदोलन तक होते हैं इसको लेकर। या ऐसा कोई मामला हो सकता है कि वो सवेतन कहीं अन्य कार्य कर रहा है, तो ऐसा कोई मामला हो सकता है। तो कदाचार जहां पर उसने सर्विस आयोग की सदस्यता के साथ कुछ होते होते कुछ और भी गलत काम किया है जो उसकी पद की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो सीधे उसको हटाया जा सकता है। असमर्थता का मतलब ये है कि संबंधित व्यक्ति का मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब दिवालिया, तो इन तीनों ही किसी भी स्थिति में कार्य करने में असमर्थ है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कदाचार में ही भ्रष्टाचार का या मामला है तो फिर एक प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया होगी अनुच्छेद 145 की। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 145 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होंगे, चाहे वो संघ के हों चाहे राज्य से संबंधित विषय हों, दोनों के अध्यक्षों को के विषय जो होंगे वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे। और राज्यों से संबंधित कभी कभी हाईकोर्ट भी जांच कर लेता है, ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट नहीं कर सकता। राज्यों से संबंधित विषय हाईकोर्ट के पास भी चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के अंतर्गत, ये सिफारिशी स्थिति अनुच्छेद 145 की, और राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे कि जांच की जाए, तो अनुच्छेद 145 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उस विषय की जांच करेगा, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, हाई कोर्ट जांच करेगा, अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ये बाकायदा प्रक्रियागत होगा, बिना प्रक्रिया के नहीं होगा। सदस्यों की बात अलग है। सदस्यों को भी एक जो अध्यक्ष होते हैं आयोग के, उन अध्यक्षों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट वाला प्रोसीजर नहीं अपनाया जाएगा। सदस्यों को अध्यक्ष की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत साधारण सी स्थिति। प्रतिषेध क्या है इन पर? अनुच्छेद 319 में यह दिया गया है कि प्रतिषेध क्या है, अर्थात सदस्यों और जितने हमारे अध्यक्ष हैं उनके ऊपर, चाहे वो राज्य के हों चाहे संघ के हों चाहे संयुक्त के हों, इन सभी पर प्रतिषेध ये है कि अपने पद से नीचे पद को रिटायर होने के बाद अपने से नीचे पद को वो धारण नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के अधीन किसी भी पद और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। हाँ, राज्य की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग में जा सकते हैं, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग में जा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं, लेकिन सदस्य जो हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग में और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये किया जा सकता है, और भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य कोई भी ऐसा पद जो लाभ का पद कहलाता है वो पद धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, ये पूरा का पूरा प्रतिषेध बनाया गया है, और ऐसी किसी भी स्थिति में वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके पद की स्तर को गिराता होगा, कमजोर करता होगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं किसी भी के अधीन, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐसे इस रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती।
राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा एक जजमेंट है कि राज्यपाल जो होते हैं वह एक स्वतंत्र राज्यों की स्वतंत्र निकाय के रूप में, हालांकि संवैधानिक स्वरूप ही है, संविधान के दिशा निर्देश पर ही काम करेगा, लेकिन सर्वेश राज्य का सबसे प्रमुख पद, इसलिए ऐसे व्यक्ति चाहे वो संघ के हों राज्य के हों, ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये राज्यपाल के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपने से कमजोर पद को धारण नहीं कर सकते। इनका कार्य क्या है? कार्य तो आप जानते हैं, इसकी डिटेल बहुत ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसका सबसे पहला कार्य जो है वो है विभिन्न विभागों में जो नियुक्ति पद खाली पड़े हैं उनका अधियाचन प्राप्त करना। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम है अधियाचन प्राप्त करना। अधियाचन प्राप्त करने के बाद उस परीक्षा की नोटिफिकेशन निकालना, आवेदन प्राप्त करना विभिन्न अभ्यर्थियों से, आवेदनों की जांच करना, रोल नंबर प्रदान करना, कॉलेज जहां पर परीक्षा का आयोजन करवाना है वहां पर परीक्षा का आयोजन करना, आयोजन परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करना, इन्हीं के पास अधिकार है। उसके बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करना, इन्हीं के पास अधिकार है। उसके बाद इंटरव्यू, जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू होगा वो परीक्षाओं का इंटरव्यू ये करवाएंगे, लेकिन अंतिम रिजल्ट जारी करने का अधिकार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों को नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के बाद जो भी लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट जो भी मेरिट बनेगी वो सीधे सीधे विभागों को भेज दी जाएगी। जो विभाग जिस पद का जहां से अधियाचन प्राप्त किए गए थे उतने लोगों के आधार पर मेरिट बनाकर सब पूरा डिटेल रिजल्ट तैयार करके विभागों को भेज दिया जाएगा, और विभाग की सहमति ना कहें, अनुमति से तब जाकर, अगर विभाग जब अनुमति दे देंगे तब फिर रिजल्ट जारी कर देना। तो रिजल्ट जारी करने का कार्य ये तभी करेंगे जब विभागों से उनको बाकायदा अनुमति प्राप्त हो जाएगी। बिना विभाग की अनुमति से रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये एक स्वरूप होता है, जबकि हम लोग ये देखते हैं और आयोग रिजल्ट नहीं जारी कर रहा, खासतौर से राज्यों में, संघ में तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, राज्यों में तो कुछ विभागीय मामला भी होता है, कुछ आयोग की अपनी कहीं ना कहीं लेट लतीफी होती है, तो कई सारे मामले होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट रुक जाते हैं। और अगर एक आप अक्सर देखते होंगे, एक मेमे चलता है जिसपे कई क्रम लिखे होते हैं कि राज्यों के आयोगों के जो परीक्षाओं का क्रम है वो है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर जाकर नियुक्ति। तो वो तो खैर एक मजाकिया विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सभी जगह ऐसा नहीं हो पाता है, कभी कभार अक्सर हो जाता है, कुछ राज्यों में अक्सर देखा गया है, नहीं तो अन्यथा संघ में तो ऐसी कोई बात कभी नहीं आती है। तो ये एक स्वरूप है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। आयोगों का एक और कार्य है कि राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को और राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और इसके लिए आर्टिकल 323 है। तो जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, उनके द्वारा क्या काम किए गए, कैसे काम किए गए, वो सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये भी इनका एक कार्य है। इसके अतिरिक्त कार्य ये भी हैं, ये तो केवल परीक्षाओं के आयोजन की बात हो गई, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य लोक सेवा आयोग के होते हैं। जैसे जितने भी कैंडिडेट सफल होकर आए हैं, विभागों ने जिनका रिकमेंडेशन मान लिया है, उन सभी सदस्यों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद उनको उन ट्रेनिंग की व्यवस्थाओं के बाद उन सभी सदस्यों को जो चुनकर आए हैं उन सभी को विभागों में नियुक्तियां प्रदान करना। नियुक्तियां प्रदान करने के बाद उन सभी सदस्यों में जो प्रमोशन की बातें होती हैं, प्रमोशन की जो शर्तें होती हैं, उनको की देखरेख करना।
अगर किसी कैंडिडेट का प्रमोशन हो रहा है तो ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होता है। अगर किसी का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे खासतौर से आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसफर अक्सर कभी कभी हो जाता है जरूरत के अनुसार, तो यह सब लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होता है, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, राज्य सरकार या भारत सरकार के माध्यम से तो एक केवल उनका एक आदेश होता है। अन्यथा कार्रवाई जो होती है वो सारी की सारी यूपीएससी की होती है। राज्यों में के भीतर भी ऐसी ही स्थितियां होती, तो और भी ऐसे जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे इनको करने होते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये सारी के सारे विषय ध्यान रखिएगा। वेतन से संबंधित एक विषय ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत की संचित निधि से इनको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, तो इसके में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, ज्यादा तो हमेशा होता रहता है। हाँ, वो अलग विषय है कि भारत में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 का लागू हो जाए तो जरूर कम किया जा सकता है। जैसे लॉकडाउन के समय आप देख रहे हैं कि कई सारे आयोग जो भारत की संचित निधि से धन प्राप्त करते हैं, उन सभी आयोगों के, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, उनके वेतन भत्तों में कटौती की गई है, 30% तक की कटौती। तो ये भारत सरकार के अधीन भी है कि जो संचित निधि से वेतन भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं तो किस तरह से कटौती की जा सकती है। तो वो एक नियम है, निश्चित नियम है, जो अनुच्छेद 360 के आधार पर भारत सरकार को कई प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। अन्यथा अलाभकारी परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग से संबंधित समस्त विषय हैं, जितना आपकी आवश्यकता का है, बहुत डिटेल कुछ नहीं, जितना आवश्यकता का है। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।